ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तब से वैसे वही पढ़ रहे थे, तब से अभी तक वही तो चल रहा था। अब देखिए यहां पे ध्यान से, हो गया सर? पीछे बातचीत बंद हो जानी चाहिए यार। देखिए कोई भी सिस्टम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, देखिए ध्यान से। पहला पहला पॉइंट ये कि उस पे लगने वाले फोर्स हर दिशा में, हो सकता है कि कितनी भी दिशाओं में फोर्स लग रहे हो, लेकिन उन सब का रिजल्टेंट क्या निकलना चाहिए, जीरो। मतलब उन सब का वेक्टर सम भी क्या होना चाहिए, जीरो। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, अब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ भी ऐसे वैसे जैसे चाहो कैसे भी, ठीक है कि नहीं? अगर मैंने बोला अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, कौन से इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे क्या होगा बोला, इस बॉडी पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, जीरो। क्या होगा बोलिए, जीरो होगा। इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। इसका जो ए नेट होगा बेटा वो कितना होगा बताइए, जीरो होगा, याद रखना। ठीक, चलिए तो वेक्टर सम ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन, इन सब का जो सम आएगा बेटा वो कितना आएगा बोलिए, जीरो आएगा। कितना आएगा, पहला पॉइंट क्लियर है, ये चीज आया ना? अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्या काम आएगा हमें, कि समेशन ऑफ एफ एक्स, वेक्टर सम ऑफ एक्स डायरेक्शन में सारा सम क्या होना चाहिए, वाई में भी क्या होना चाहिए, जीरो, और जेड में भी क्या होना चाहिए, जीरो। समझ गए? अच्छा, ये जितने भी, ध्यान दीजिएगा, जीरो सम आएगा इन सब का। जितने भी ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर इन सब से एक पॉलीगॉन बनाया जाए, क्या बनाया जाए, तो एक कंप्लीट पॉलीगॉन बनेगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो कैसे भी करके, जैसे इनको आप अरेंज करोगे, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, जितने भी फोर्स हैं ये सब खत्म कहां होंगे बोलो, जहां से, हाँ समझ गए ना? इसीलिए इनका रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। और जब जब ऐसा होगा तो मैंने बोला ना ए नेट तो क्या हो जाएगा, अरे ए नेट क्या होगा बोलिए, जब ए नेट जीरो होगा तो ध्यान देना वेलोसिटी क्या होगी, हाँ वेलोसिटी क्या होगी बोलिए, कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, या तो नॉन जीरो वैल्यू या फिर जीरो वैल्यू। अरे बोलिए, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, या फिर वेलोसिटी क्या होगी बोलो, जीरो होगी। कांस्टेंट नॉन जीरो, या तो ये होगा, या फिर बेटा क्या होगा, जीरो, या फिर रेस्ट पे होगा। कहां पे होगा बोलिए, रेस्ट पे होगा। क्योंकि अब इंटरनल फोर्सेस होंगे भी, तो ध्यान रखना इंटरनल फोर्सेस होंगे भी, तो पूरा सिस्टम की उस समय पे जब और भी पार्टिकल होते हैं, सिस्टम बोल रहे हैं हम लोग ना, उस समय यहाँ बीसीएम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अभी एक ही पार्टिकल है ना, एक ही पार्टिकल है तो एक पार्टिकल की तो एक ही भी होगी, तो वो क्या होगी, या तो कांस्टेंट होगी या फिर रेस्ट पे होगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या होगा बोलो, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है, एम वी क्या होता है, हाँ हाँ नहीं लिखूंगा, चलो। मैंने बोला बेटा अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या होगा बताइए, कांस्टेंट एम वी, या तो कांस्टेंट या जीरो। आया ना? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास तो वैसे ही कांस्टेंट है। रिजिड बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं हम, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये बॉडी कैसी है अभी, रिजिड, रिजिड बॉडी है, रिजिड पार्टिकल है, रिजिड ऑब्जेक्ट, जो भी आप समझो। ठीक, चलिए तो ये चीज याद रखना बेटा, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। चलिए, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमें क्या क्या करना है, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो क्या क्या कर सकते हैं बताइए, कि चाहे जिस डायरेक्शन में भी फोर्स हो, उनमें क्या होने चाहिए, सबका सम, वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, बस। क्लियर है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनेंगे, मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट या फिर जीरो। ठीक है, मतलब कंजर्व होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ए नेट भी जीरो होगा। तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिए।
अब मेनली तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और इसमें एक लामीज थ्योरम भी आती है। इसमें क्या आती है? हालांकि उसको हमें जरूरत नहीं पड़ती है कभी, हम बिना उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। कौन सी थ्योरम? हाँ, ये क्या होती है देखो, ये बेटा तीन फोर्स अगर सेम प्लेन में है, वर्ड ध्यान से सुनना, तीन फोर्स सेम प्लेन में है, कनकरंट थ्री फोर्सेस। कैसे फोर्सेस? कनकरंट का मतलब जानते हो, एक ही पॉइंट से पास होने वाले। कितने, कहां से पास होने वाले? समझ गए ना? मतलब देखो, ये वाला पॉइंट भी एक ही फोर्स, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ये भी एक पॉइंट पे लग रहा है, और ये भी नहीं लग रहा। क्या ये ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है? क्लियर है ये? हाँ, कौन करंट ही तो बोल रहा है। क्या मैं क्या कह रहा हूं तुझे? कनकरंट। कनकरंट क्या होते हैं बेटा? जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकले, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, और बेटा ये कितना हो गया? मान लीजिए F3 हो गया। तो ध्यान रखना, F3 के सामने जो एंगल होगा इन दोनों फोर्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं θ3। F1 के सामने, मतलब सामने कह रहा हूं, चाहो तो पीछे कह लो, ये θ1, और इसके सामने जो होगा ये इधर पीछे की साइड में, अरे बोलो। तो लामीज थ्योरम ये कहती है, आप इसको आराम से ड्राइव भी कर सकते हो, इक्विलिब्रियम ही तो है, कंपोनेंट लेके हम इक्वेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि ये थ्योरम क्या कहती है? बहुत सिंपल, F1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन θ1 बराबर F2 का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन θ2। एंगल लेने में बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। एंगल क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो। समझ गए ना एंगल क्या है? इस इधर ये F3 है तो ये वाला एंगल लेना है, और ये इधर कितना आ जाएगा? साइन θ3। बस यहां से कोई भी एक फोर्स और एंगल वगैरह पता है तो सब निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेके तुरंत बताता हूं, यहीं पे देखना। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए यहां पे ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक। यहां पे ये टेंशन ऐसे है, यहां पे ये कुछ रस्सी ऐसे लगी हुई है। मान लीजिए ये जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री, कुछ एंगल दिया है। मैंने पूछा आपसे कि ये तो ये वाला टेंशन कितना होगा? T1, और ये वाला टेंशन कितना होगा? T2। ये दो क्वेश्चन पूछ लिए सिंपल से। मेरी बात समझ गए? तो एक तरीका क्या है बोलो? बहुत सिंपल, कि इनके कंपोनेंट लेके सॉल्व कर दो। दोनों तरीके से इसको सोचते हैं। मान लीजिए ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? देखो तो, अगर इसको आप बनाओगे बोलो, तो इधर क्या लिखोगे? T2। इधर क्या लिखोगे? T1। इधर क्या लिखोगे? 100 लिखोगे ना? चलो ये एंगल तो 90 डिग्री है। चलो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? ये एंगल बेटा कितना है? 37। तो ये वाला कितना होगा? 53 डिग्री, प्लस ये भी 90 है। और ये वाला एंगल कितना होगा? 37 प्लस 90 डिग्री। अरे यही तो होगा, ये होगा कि नहीं? देखो तो, ये 37, तो ये वाला भी 37, तो ये 90, तो इतना ही तो आया। अब लामीज थ्योरम लगाओगे तो T1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? साइन 90, बिल्कुल सही, बराबर। अब कौन आएगा? 100 अपॉन ये पूरा एंगल, तो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना आएगा? साइन 90 प्लस 37, नहीं 53, 53 आएगा, बराबर T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 37। तो T1 अपॉन 1 हो जाएगा ये तो, बराबर ये कितना होगा? साइन 90 प्लस 37, ओ सॉरी 53। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा, तो साइन 53, साइन 53 सॉरी कॉस 53, कॉस 53 कितना होता है? 3/5। तो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3/5, तो यहां से T1 आ गया। ऐसे ही
यहां से यहां पे अगर मैं करूं तो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3/5 बराबर T2 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, साइन कितना आएगा, ये 4/5 कॉस 37 4 तो यहां से 5 से 5 तो ये आया यहां से 100/3 न्यूटन आया, कौन T2 इंटू 4 भी आएगा तो 400/3 ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो T1 कितना आएगा 500/3 न्यूटन आया। अब ऐसे कर सकते हो और मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा आसान होगा कंपोनेंट लेने वाला तरीका। देखो ये T1 का कंपोनेंट, T1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर, साइन कितना आएगा, तो T1 का मेथड 2 बोल रहा हूं, ये T1 का साइन 37 वो कितना होगा बोलो, हाँ T3 अरे 100 के बराबर होगा यार, तो ये कितना आएगा यहां से T1 3/5 बराबर, यहां से देखो ज्यादा आसान नहीं है ये 500 अब जब ये आ चुका है तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर इक्वल होगा इसका, तो T1 का cos 37 ही कौन हो जाएगा T2, तो T1 500/3 इंटू 4/5 बराबर, तो ये 400/3 न्यूटन, तो ये ज्यादा आसान है। अरे बोलिए, अच्छा और इक्विलिब्रियम का फायदा उठाऊंगा मैं तो मुझे एक और ज्यादा आसान तरीका दिखेगा, अब वो सोचो क्या हो सकता है, क्या, हाँ वो तो होगा पर वहां से कैसे करोगे फिर, हम्म? चलो बाद में बताऊंगा, अभी सोचो, तुम शायद सोच लोगे बाद में, पहले ये नोट करो। चलिए यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ कौन लग रहा है ऐसे 100, अब यहाँ पे ध्यान दो 100 और इधर की तरफ ऐसे देखो बेटा ये टेंशन है एक, अरे है ना, हाँ तो कुछ ऐसे ये टेंशन मान लू और ऐसे ये क्या मान लू मैं, ये T2 मान लो, तो ये T2 हो गया, नहीं T2 तो इधर को साइड है ना, T2 तो ऐसे है ना, तो ऐसे हो गया, ये एंगल कहाँ कौन सा वाला दिया है हमें, ये वाला 37 वर्टिकल से 37 है ना, ये T1 है शायद, अरे है ना, तो अब बताओ जरा क्या लिखना है, T2 लिखना है, T2/100 1037 यही होगा क्या, अरे देखो एंगल ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हॉरिजॉन्टल से, अरे तो वही वैसा लिख लेंगे यार, काहे घबरा रहे हो, चलो 53 ये 37, चलो तो कितना आएगा ये 53, तो कितना आएगा 4/3, तो ये इधर चला जाएगा, कितना आया, फिर कोई बड़ी बात है ये, और T1 कितना आएगा इसका, मतलब ये तो cos थीटा लगा दूं ना भाई, cos 53 बराबर कितना होगा 100/T1, बेस यही है ना जिससे एंगल बनता है, अपॉन, तो ये कितना आएगा 3/5 5 इधर 3 नीचे 500 ये ट्राइंगल तो मैं पहले ही बना चुका हूं यार, हाँ बेटा T कितना होगा, गौरी T कितना होगा यहाँ, सूरज तुम बताओ कितना होगा, टेंशन कितना होगा यहाँ, पड़ोसी, हाँ
120 कैसे? mg का है और 20 हमने खींचा है, बिल्कुल सही। अब आपको एफबीडी की औकात समझ में आ गई कि कितना बड़ा वो काम का चीज था। देखो ध्यान से, उसका वैल्यू समझ में आएगा आपको। ये 100 न्यूटन था ये mg की वजह से, और ये 20 मैंने एक्सटर्नल लगाया, और ऊपर कौन लग रहा होगा इधर? अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो टी को कितना होना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। अब समझ में आ रहा है हमने वो एफबीडी बनाने क्यों सीखे हैं? इक्विलिब्रियम में था ना ये तो। फिर और देखिए, फिर से कह रहा हूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और बीच में मिनमिनाओ मत, इतना सुन लेते हैं बच्चे। चलो एक काम करते हैं, मासलेस पुली है ये, पुली का कोई मास नहीं है। ओके, हाँ यहां पे बताइए ये एफ कितना होगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बांध देता हूं जमीन से रस्सी को। ये T1 होगा और यहाँ पे ये T2 होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, हाँ बताओ दोस्त, तुम बताओ T1 T2। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। T1 होगा 100 और T2 होगा, क्योंकि सिस्टम तो कहीं भाग नहीं रहा है ये, तो ये जितना नीचे खींचेगा, आया ना, उतना ही इसको कहां खींचा जा रहा होगा? ऊपर। तो पूरी रस्सी तो एक है ना पूरी, जब जब रस्सी एक रहेगी टेंशन भी सेम रहेगी। जब तक रस्सी एक टेंशन, तो यहां पे कितना लगेगा बोलिए ऊपर की तरफ? 200। तो यहाँ रस्सी में तो हर जगह पे, और यहाँ नीचे की तरफ 200, यहाँ ऐसे 200। जिस पॉइंट पे देखोगे उससे अवे, इस पॉइंट पे देखोगे तो इससे अवे। रस्सी एक ही है तो कितना आएगा ऊपर की तरफ? 200। अच्छा, यहाँ नीचे कितना आएगा? टी, और एक और कौन आएगा यहाँ? mg, 100 न्यूटन। तो ये 100 है, ये भी 100 ही होगा, तभी तो 200 से बैलेंस आउट होगा। होगा कि नहीं? तो T1 कितना आया यहां से? 100, और T2 कितना आया? 200। और देखते हैं, सिंपल सिंपल ऐसे ही करना है अभी। ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो स्प्रिंग है ये 100 न्यूटन रीड कर रही है। कितना रीड कर रही है? समझ गए ना, मासलेस है। तो अब आपको ये बताना है कि इसका मास कितना होगा जो इससे बैलेंस है पूरा। अच्छा, इस एक और चीज बता देता हूं यहाँ पे मैं, स्प्रिंग में उतना ही फोर्स आता है जितना हम खींचते हैं, मतलब जितना टेंशन देते हैं उतना ही क्या कौन आता है उसमें? फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स दिया है यहाँ पे, इसका मतलब इस रस्सी में क्या दिए आपको? 100 दिए। अब बताओ कितना? 40। चलो ये भी सोचते हैं, देखो कैसे, कि बेटा यहाँ पे ये देखो, प्लीज ध्यान दीजिए, ये टेंशन टी है ना यहाँ, टी 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 टी, फिर यही रस्सी वापस जा रही है, टी टी टी, ये टी 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 टी। अरे बोलो, तो इस पहले पॉइंट पे ऊपर की तरफ लगेगी टी। अच्छा, ये कितना होगा? ये लफड़ा हो गया, देखते हैं कैसे होगा। टी टी, ये टी है अभी भी, ये तो पूरी टी है। अब इस पुली को थोड़ा साइड में बनाते हैं,
और इस पुली पे एक नीचे की तरफ लग रहा है, पता नहीं, लेट इट बी टी डैश। ऊपर कौन है बेटा? टी। और ये भी इधर कौन है? इसका मास नहीं है, इसका मास। तो बताइए, जब मास नहीं है तो जितना ऊपर खींच रहे होंगे उतना ही किधर खींच रहे होंगे? बैलेंस आउट नहीं होगा क्या ये ऊपर नीचे? तो ऊपर 2t है तो नीचे भी कितना होना चाहिए बोलो? अरे टी 2t तो होना चाहिए। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ कितना आया? ये 2t। और नीचे कौन लगेगा? mg। तो ऊपर टोटल कितना इक्विलिब्रियम में है? ये तो 4t बराबर, और t का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे कितना आएगा? ये m इंटू 10। तो कितना आया? ये 40 kg। कितना kg आया? आया कि नहीं? अच्छा, कोई ये पूछ लिया सीलिंग पे कितना फोर्स लगेगा टोटल? तो 2t इधर और 2t सीलिंग पे कितना आया? बोलो आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हमें लगते हैं कि ये डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, बट ये डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। देखो एक और बना के बताता हूं। मान लो इसका दे दिया मैंने 80 kg। लड़का खींच रहा है इसको, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में जस्ट इसको ऐसे खींच के रखा है इसने, पकड़ के, समझ गए ना? बस पकड़ के रखा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। लड़के का वजन है कितना ले लें बोलो? कितना? 60 kg। चलो 60 kg। अब आपको ये बताना है प्लीज कि इसमें लड़के के हाथ में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और वही किसके बराबर होगा? सोचो, टेंशन के बराबर, ठीक है कि नहीं? पहला। और इसके ग्राउंड के बीच में और जमीन इसके बीच में, अच्छा ये रोक भी पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, ये भी देखना है। ऐसा तो नहीं है कि हवा में टंग गया ये। अरे ये भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो चाहो तो मैं ये भी पूछ सकता था कि इसका एग्जैक्ट कितना वेट होना चाहिए कि ये हवा में न लटके, समझ गए? मिनिमम वेट, ये भी पूछ सकता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने इसका वेट दिया है और आपसे पूछ लिया है कि यहाँ एक तो नॉर्मल रिएक्शन इसके पैर पे कितनी लग रही होगी। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है इसका मतलब ये किसमें टंग गया, और अगर नॉन 0 है इसका मतलब ठीक है। अरे भाई बोलिए, समझ गए? और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कितने जोर से खींचेगा, कितने। अरे तो वही कौन आ जाएगा बोलो? जितनी जोर से खींचेगा वही कौन होगा? टेंशन। अरे वही तो होगा टेंशन, जितने से खींचेगा वही टेंशन आएगा कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो अब बताइए आप दोनों ही चीजें, टेंशन कितना होगा मतलब कितनी जोर से खींचेगा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसका, बताइए। हाँ करो करो। बेटा कितनी जोर से खींचेगा, टेंशन कितनी होगी, और इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, प्लेटफॉर्म और लड़के के बीच में। पहले उसको सोचो। हाँ जी, कुछ हुआ? नहीं। कितनी? चलो देखें बेटा,
चलिए इधर देखिए, अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। सिस्टम ओवरऑल किसमें है? इक्विलिब्रियम, पुली तो मासलेस है सारी। तो अब देखना, मैं थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूं, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। देखो तो मैंने जो डॉटेड के अंदर बनाया है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। इस पूरे डॉटेड पे देखो कितनी टेंशन है, टी इधर, टी इधर, टी इधर और टी, टोटल कितने टी हैं? 4 टी हैं। और ये पूरे 4 टी मिलके कितने मास को झेल रहे हैं? 140। कितने को? तो 4T बराबर 140 इंटू जी, कितना? तो T बराबर कितना आया? अपॉन 4, ये 5 और ये 70, तो 350 न्यूटन ये आया। ये कितना फोर्स लगा सकता है सोचो ऊपर। अब इस लड़के का एफबीडी बना लो चुपचाप। लड़के ने ऊपर कितने से खींचा उसको जोर लगा के? 350 न्यूटन से, आया ना? उसका खुद का कितना लग रहा था नीचे? 600 न्यूटन, आया ना? और इनके इसके पैर में और ग्राउंड के बीच में कुछ नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर ऐसे? अरे बोलो, कुछ N1 लगेगा। अब इक्विलिब्रियम में तो N1 प्लस 350 बराबर किसके होना चाहिए? 600। तो N1 कितना आया? कितना आया? 250। तो ये ज्यादा आसान नहीं है सॉल्व करना। अरे बोलिए, क्लियर है? एक और तरीका क्या होता है सोचने का, ये तो बहुत आसान तरीके से कर लिया अपन ने। अदरवाइज कैसे होता? इसका एफबीडी बनाते चुटकू का, प्लेटफॉर्म का और लड़के का। तो जब प्लेटफॉर्म का बनाते तो इधर भी टी, इधर 2T, इधर टी नहीं, इधर टी नहीं, इधर नॉर्मल। तो देखो इधर कितना आया? टी, इधर कितना आया? और इधर नीचे की तरफ कौन लगेगा? N1, आया ना? और इधर कौन लगेगा? ओनली 800। क्या लगेगा? सही है ना? तो अब देखो ध्यान से, दोनों का नीचे का सम इसके बराबर होना चाहिए। 3T बराबर 800 प्लस N1, सही है ना? अब इस लड़के का एफबीडी बनाओ। इस लड़के का बनाओगे तो क्या होगा? नीचे 600, ऊपर नॉर्मल और ऊपर 1, तो इन दोनों का सम होगा ना? तो एक काम करता हूं, 3T माइनस N1 बराबर कितना लिख दूं? 800। अब इसमें क्या लिखूंगा? N1 प्लस T, तो T प्लस बराबर 600। जोड़ दूं, इससे मर गया ये। 4T बराबर 1400। वापस यहीं पहुंच गए कि नहीं? तो सोचो, हम इन सब से बच गए अगर मैंने ये सिस्टम कंसीडर कर लिया तो। समझ गए कि नहीं? क्योंकि इसको मैंने क्या बना दिया? N1 को क्या बना दिया? इंटरनल। क्या बना दिया? अरे बोलो, तो आप लोगों ने कैसे सोचा? ऐसे? तो ये ज्यादा बेहतर है वैसे। समझ गए ना? और फिर तो क्या करना है, जब टी आ गया तो फिर तो किसी भी एक का एफबीडी बना के वो इंटरनल निकाल लो। समझ गए ना? बाय द वे अलग अलग एफबीडी ऐसे बनेगा, ये भी क्लियर है। देखो हवा में किया कि नहीं है, तो लड़के ने पैर इधर कितना लगाएगा? N1, तो खुद पे ऊपर कितना लगेगा? इसमें खुद का वेट नीचे और ऊपर खींच रहा है तो टी। क्लियर है ना? आ गया? बस आज देखेंगे। N1 को 0 पुट कर देते, जहां से भी निकाल रहे हैं आप, तो टी कितना आता? यहाँ N1 को 0 पुट करो तो टी कितना आता? 800/3। तो यहाँ 0 पुट करो तो 800/3 बराबर mg, तो 80/3 kg आ जाता। समझ गए ना? अरे तो हवा में जस्ट लटक जाए ना, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन क्या होनी हो? 0 होने वाली हो। समझ गए ना? तो उतनी वेट से झेल लेगा, उससे ज्यादा वेट होगा तो पकड़ ही लेगा ना वो। आया?